हेलो स्टूडेंट्स, 11वीं क्लास की इकोनॉमिक्स के पहले पार्ट लेसन नंबर 9 में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हम कर रहे हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, और केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में हम आज क्या पढ़ रहे हैं? समांतर माध्य। समांतर माध्य। छात्रों, सबसे पहले तो हमें केंद्रीय प्रवृत्ति जानना है। केंद्रीय में लेके आते हैं बीच का। जैसे कि ये कोई आपका एक घोड़ा है और इसके बीच में सेंटर है, तो इसके सबके नजदीक बराबर दूरी पर, समान दूरी पर, उसको हम केंद्रीय बोलते हैं, सेंट्रल पॉइंट। दूसरा है प्रवृत्ति, उसकी कैसी रहे, मानी सेंट्रल प्रवृत्ति के हिसाब से है। तो सेंट्रल प्रवृत्ति क्या है? किसी सांख्यिकी श्रृंखला का केंद्रीय मूल्य या प्रतिनिधित्व मूल्य है। जैसे कि हमारे पास 100 आइटम है, एक जैसी है, 100 आइटम है या 1000 आइटम है, एक जैसी, हमने से 10 आइटम हमने एक से निकाल ली, तो 10 इसका प्रतिनिधित्व कर रही है। यहां दोनों बातें दी हैं, केंद्रीय मूल्य भी दिया है और साथ में आपका प्रतिनिधित्व मूल्य भी दिया है। ये दोनों चीज दी है, उसको हम केंद्रीय मूल्य कहते हैं। जैसे औसत और माध्य। औसत और माध्य, क्योंकि जो हमारा आज का लेसन है वह समांतर माध्य है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप और भी हो सकते हैं, बहुलक हो सकता है, माध्यिका हो सकती है, विभाजन मूल्य हो सकता है, लेकिन और इसके साथ गणितीय औसत और स्थिति अनुसार भी हो सकते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप और गणितीय स्थिति के अनुसार भी हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ जो आज हम है वो पढ़ रहे सिर्फ समांतर माध्य का। जैसे कि लेसन में पाठ में ही आया कि समांतर माध्य, हमने समांतर माध्य को हम इसमें औसत या माध्य के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम औसत के उद्देश्य देखेंगे कि औसत के उद्देश्य क्या है। औसत की परिभाषा पता है कि आपने सभी जो श्रृंखला के जोड़ को उसकी संख्या से भाग दिया जाए वो उसका औसत कहलाता है, और उसका नियरेस्ट सेंट्रल पॉइंट होता है। जैसे कोई भी संख्या है, जैसे हम आपको बताएं 10, 20, 30, 40, 50, ये मेरे पास 5 संख्या है। यदि आप इनको जोड़ेंगे तो 50, 90, 120, 140 और 150 हो गया। यदि आप इसको कह सकें 1, 2, 3, 4, 5 से भाग देंगे तो 30 आ गया। ये 30 है, ये आपका सेंट्रल पॉइंट है। ये इससे भी इतनी दूर है, इससे भी इतनी दूर है, इसके बीच का पॉइंट है। तो इसलिए हम किसको कहेंगे? जो औसत है वो उन सबका समांतर माध्य समांतर होगा। तो स्टूडेंट्स, यहां सोचने वाली बात यह है कि जो औसत है उसके उद्देश्य क्या, हम औसत निकालते क्यों है, उसका पर्पज क्या है? औसत का पर्पज यह है कि एक तो हम आंकड़ों जो श्रृंखला है उसके आंकड़ों को सरल कर देते हैं, आसानी से समझ में आ जाते हैं। बहुत लंबे चौड़े आंकड़े समझने में बड़ी मुश्किल होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको कह दिया जाए कि सारी क्लास के जो 10वीं कक्षा परिणाम आया उसके सभी कक्षाओं बच्चों के नाम बताओ, नंबर बताओ, अंक बताओ, तो हमें उनके 10 जो भी हमारे पास बच्चे हैं, 100 है, 60 है, 80 है, उनके अंक याद रखने बड़े मुश्किल है। लेकिन हम बता सकते हैं कि एसएस में 90% बच्चे पास हुए हैं, या 90 उनके अंक हैं, वो 80% अंक आए हैं। तो इस प्रकार से जो तुलनात्मक अध्ययन औसत है उसको याद रखना बड़ा आसान होता है। दूसरा संक्षिप्त है, आंकड़े हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, उनको संक्षेप में रखने के लिए, याद रखने के लिए भी इसका उद्देश्य होता है। यही उद्देश्य होता है कि ताकि आंकड़े छोटे हो जाएं, जो हमारे पास है उन इतने मेमोरी में याद रखने बड़ी मुश्किल होंगे, कम होंगे। तो सरल बनाने के लिए, संक्षिप्त बनाने के लिए, तुलना के लिए बहुत सारे लंबे चौड़े हमने भारत की आय की, भारतीय देश के लोगों की आय, प्रति व्यक्ति आय, और अमेरिका के लोगों की आय का तुलना करनी है। यदि हम औसत आय निकालने, प्रति व्यक्ति आय, उधर भी औसत आय निकालने तो तुलना कर सकते हैं, वरना हम उनकी जनसंख्या कितनी है, हमारे देश की जनसंख्या कितनी है, तो तुलना नहीं कर पाएंगे। तो तुलना करने में भी सहायक है। नीति निर्धारण करने में भी बड़े सहायक होते हो, क्योंकि हम देखते हैं कि कौन से क्षेत्र में कितनी पॉपुलेशन है, वो गरीब रेखा से नीचे है, कितनी % ज्यादा है, कौन सा अच्छा उपजाऊ एरिया, उसके मुताबिक फिर नीतियां बनाई जाएंगी उस एरिया की। तो नीति का निर्धारण करते समय औसत का मेन उद्देश्य होता है कि नीति निर्धारण करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। नंबर 4, सांख्यिकी विश्लेषण के लिए। सांख्यिकी में आंकड़ों का जब हम विश्लेषण करते हैं, उनको सूक्ष्म रूप देने के लिए, छोटे करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट सभी के लिए एक मूल्य है, एक समान मूल्य है, क्योंकि अलग अलग इकाई है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे, किसान के पास 10 एकड़ भूमि है,
किसी एकड़ में उसकी 20 मण गेहूं है, किसी में 30 मण है, किसी में 50 मण है, किसी में 45 मण है, किसी में 36 मण है, लेकिन अलग अलग है, सभी का अलग अलग मूल्य है। यदि हम औसत पूछा जाए कि किसान से पूछा जाए कि आपकी औसत कितनी है, तो आपको कहेगा कि 35 मण पर एकड़ हुई है। इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक किले का समान इकाई प्रयोग कर दी उसने, सबके लिए 35 किले की इकाई लगा दी उसने। तो इसलिए सब मदों के लिए समान पर एक ही मूल्य होता है, इसमें लगने नहीं होता उसका। इसी उद्देश्य से भी किया जाता है कि किसी के साथ कोई पक्षपात ना हो। अब अगला प्रश्न, इसी में प्रश्न बनता आपका कि एक अच्छे औसत के गुण क्या है। नंबर 1 तो एक अच्छा औसत वही है जिसमें स्पष्ट बातें हो, सरल हो, संक्षिप्त हो, शिथिल परिभाषा हो, उचित परिभाषा हो, प्रतिनिधित्व हो, सारे जो उसमें जितने भी उसकी मदें हैं वो सब का प्रतिनिधित्व करती हो। वो उसमें हो सकता है कई बार वही मद नहीं होती जो संख्या में श्रृंखला में होती है, लेकिन कम से कम उसका प्रतिनिधित्व करने वाली जो अवश्य होनी चाहिए। सरलता होनी चाहिए, निश्चितता होनी चाहिए, निश्चित होना चाहिए कि ये निकाला जब ये निकाला, एक बार मान निकाला कुछ निकला, दूसरी बार निकाला कुछ निकला। तीसरा है उसके आस निष्पेक्ष संख्या होनी चाहिए, उसके आसपास की संख्या होनी चाहिए। जैसे कि हमारी मान लो संख्या है 10, 20, 30, जैसे कि मैंने यहां दिखाई दिया आपने, तो उसके आंकड़ों के आसपास की संख्या होनी चाहिए, उससे दूर की नहीं होनी चाहिए। हमारा 30 की जगह 31 हो सकता है, 31.5 हो सकता है, या 31.5 नहीं होना चाहिए, बल्कि क्योंकि वो दिक्कत आती है उसमें भी। तो उसके आसपास की संख्या ही होनी चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए, ताकि हम उसका आसानी से डिक्लेयर कर सकें। निरपेक्ष संख्या होनी चाहिए, सापेक्ष नहीं। दूसरा है न्यूनतम प्रभाव पड़ना चाहिए। यदि कोई संख्या हमारी का कम ज्यादा हो जाए तो उस पर न्यूनतम प्रभाव पड़ना चाहिए, अधिक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। जो उसके मूल्य हैं, कौन से, जो उसके परिवर्तन के मूल्य हैं, या उसमें क्या कहते हैं, एक बढ़ाते हैं जो लिया हमने प्रति 10, इसको इंग्लिश में सैंपलिंग भी कहते हैं। सैंपल, जो आपने सैंपल लिया है उस सैंपल का न्यूनतम प्रभाव पड़ना चाहिए। या हम जो सैंपल ले रहे हैं, सैंपल लेने से औसत सैंपल का निकाले तो औसत, और पूरे समग्र का निकाले तो औसत, उनमें ज्यादा फर्क नहीं आना चाहिए, न्यूनतम फर्क आना चाहिए। दूसरा है यही अच्छे उसके गुण होते हैं। इसके बाद आपका गणितीय विवेचना ऐसे होनी चाहिए जिसकी हम गणितीय विवेचना कर सकें, गणित का घटा जोड़ कर सकें, ऐसा ना हो कि उसका कोई सरल भी ना कर सकें। तो ये थे इसके औसत के उद्देश्य, औसत के गुण। अब औसत के प्रकार कितने हैं? औसत है केंद्रीय प्रवृत्ति में जो 2 प्रकार के औसत हैं, जो एक तो गणितीय औसत होते हैं और एक स्थिति के अनुसार औसत होते हैं। देखिए, पहले औसत होते हैं वो गणितीय औसत होते हैं। गणितीय औसत में कौन कौन से आते हैं? समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य। और स्थिति में आते हैं माध्यिका, विभाजन मूल्य और व्युष्टिक, जिसको भौलक भी बोल देते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, यहां सिर्फ हम बात कर रहे हैं समांतर माध्य की, तो हमारे पास ये टॉपिक है समांतर माध्य है। ये ही आपके सिलेबस में है, ये वाला और ये वाला आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए आप इनका अध्ययन नहीं करेंगे। सिर्फ आप समांतर माध्य का अध्ययन करेंगे गणितीय औसत में। फिर देखिए ध्यान से, गणितीय औसत में आप सिर्फ समांतर माध्य का, क्योंकि जो आपका सांख्यिकी के चैप्टर हैं, जो आपके आज से शुरू हो रहे हैं, आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन में सिर्फ समांतर माध्य की क्वेश्चन, थ्योरी भी समांतर माध्य की पूछी जाएगी, आपसे दी जाएगी। इन दो के बारे में इससे आगे आपकी कोई चर्चा नहीं होगी, आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। लेसन में ऊपरी दिया है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप समांतर माध्य। इधर हमारा स्थिति के अनुसार ये आगे का नेक्स्ट चैप्टर हो गए। जब इसका चैप्टर आएगा, जब इसकी स्थिति तब हम इसको पढ़ेंगे, फिलहाल हम इसके बारे में ही करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज आपका काम ज्यादा हो जाएगा, आप आज के लिए इतना ही काफी। कल के लिए तैयार रहिए, और कल हम पढ़ेंगे गणितीय समांतर विधि की विधियां कि गणांतर जो समांतर माध्य है। 1 मिनट, समांतर माध्य से मैं पहले आपको बता देता हूं। आपका एक ये आपका सिग्मा, क्या बोलते हैं इसको? सिग्मा। इसका जोड़ को, जो संख्या होती है उसके जोड़ को बोलते हैं। ये किसके बराबर होता है? श्रृंखला की संख्याओं का जोड़, कुल जोड़, जो संख्या होती है उनका कुल जोड़ बटे में कुल संख्या। या इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं x1 जमा x2 जमा
x3 बिंदी बिंदी x5 बटे में जितनी है ये 5 तक है, x5 तक आया, या x से 10 लगेगा, जो आप x10 आया बीच में, तो आप नीचे करेंगे बटे में 10, क्योंकि आपका n है वो कितना है 10 आया, 10 इकाइयां हैं। या इसको आप जैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इसका समझने का प्रयास करते हैं। एक संख्या हमारे पास 20 है, दूसरी संख्या हमारे पास 30 है, तीसरी संख्या हमारे पास 40 है, चौथी संख्या हमारे पास 10 है, और पांचवी संख्या हमारे पास 20 है। अब ये आंकड़े आपके पास 5, तो इनको जोड़ो। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6 ले लिया हमने। ये हमारे पास n कितना आ गया 6 आ गया। x1 जमा x2 जमा x3, तो x है हमारा x था, ये हमारी संख्या थी, तो x पहला कितना आया है 20 जमा में 30 जमा में 40 जमा में 10 जमा में 20 जमा में 20, तो ये आपका सिग्मा बराबर है 10 20 50 90 100 140, 6 दूनी 12, बच गया 20, 6 3 18, बच गया 2 3, 6 दूनी 12 बच गया 2, 6 3 18 बच गया 2, 6 3 18, तो ये आपका 23.3 आ गया। हाँ, ये हास्य पद भी हो सकते हैं, इसके अपवाद भी हैं, आपको मैं बता देता हूँ। अस्तमाद्य के हमने गुण तो पढ़ लिए, इसके हास्य पद भी है। कई बार क्या आता है कि ये हास्य पद रिजल्ट आते हैं इसके, हास्य पद रिजल्ट जैसे यहाँ आया है 23.3। यदि हम यहाँ छात्रों की संख्या ले लेते हैं, ये छात्रों की संख्या ले लिया हमने, ये पहली कक्षा में इतने छात्र, दूसरी कक्षा में इतने, तीसरी कक्षा में इतने, चौथी कक्षा में इतने, पांचवी में इतने, छठी में इतने, ये टोटल छात्र इतने हो गए। यदि हम औसत निकालें तो 23.3 है, जिसको छात्र को हम तीसरा हिस्सा नहीं कर सकते या 0.3 में छात्र को नहीं गिन सकते, तो इसलिए कई बार वो स्थिति है इसकी, वो हास्य पद भी आ जाती है। इसके अलावा इसका तो आज के लिए मेरे ख्याल में इतना ही काफी है आप लोगों के लिए। आपने यही करना है, याद रखना, सबसे मेन बात तो आपने सूत्र याद करना है, सिग्मा कुल श्रृंखला के जितनी भी संख्या उनका जोड़ बटे में n नंबर ऑफ, जितने भी नंबर है उतने नंबर करने हैं। तो स्टूडेंट्स इन बातों का ध्यान रखना, आपने इतना ज्यादा कठिन नहीं है, ध्यान से करना है और तो हो जाएगा आपका। बस इसी के साथ हम विदा लेते हैं और कल फिर मिलते हैं आपको नए न्यूमेरिकल और थ्योरी क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।